हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी व्याख्या के बारे में, एक ऐसे सिद्धांत के बारे में जिसने हमारे संविधान की व्याख्या को समय समय पर प्रभावित किया और संविधान की व्याख्या किस तरह से होगी उसको काफी प्रभावित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो संविधान की मूल संरचना है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। मूल संरचना जो है वह आखिर क्या है, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत, कौन कौन से ऐसे वाद रहे जो इससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम बात करेंगे शंकरी प्रसाद मामले की, गोलकनाथ मामले की, मिनर्वा मिल मामला, इंदिरा नेहरू गांधी मामला, केशवानंद, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मामला केशवानंद भारती मामला 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको दिया था। और इन सभी की बात हम करेंगे, साथ ही यूपीएससी ने जो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, करंट अफेयर में भी एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चर्चा में रहा इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, उसको भी मैं बताऊंगी। ये टेलीग्राम लिंक है मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, यहाँ से फ्रेंड्स आप इसको बारकोड जो है स्कैन करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर लीजिए क्लास के पीडीएफ और इन सब के लिए। अच्छा देखो, अभी तक हम पढ़ क्या क्या चुके हैं। संवैधानिक ढांचा में जो आपका भाग 1 है, संवैधानिक ढांचा, ये कंप्लीट होने वाला है और इसमें अभी हम जो आपका लास्ट चैप्टर है संविधान की मूल संरचना, इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके 12 चैप्टर हो गए। संवैधानिक ढांचा में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की अवधारणा, विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ इसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना। ठीक है, तो ये 12 चैप्टर जो हैं ये पूरे संवैधानिक जो ढांचा है उसको बताने की क्षमता रखते हैं। अब देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की मूल संरचना। हाल ही में देखो कि अगर हम अपने सीजेआई की बात करें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, इनके द्वारा ये कहा गया कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है एक चमकीला सितारा है जो संविधान की व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन करता है। तो देखो, जैसे कि हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मैं अगर बात करूं, उन्होंने क्या कहा था कि जब तक हमारे पास कॉलेजियम से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है तब तक हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है ये आपको मेंस में सीधे तरह से आ जाते हैं। जैसे कि जब केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सीबीआई है वह पिंजरे में बंद तोता है, यूपीएससी ने सीधा उसको पूछ लिया था कि आखिर क्यों है ऐसा, आपको बताना था कि क्या क्या ऐसी पाबंदियां जो कि अनावश्यक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई जो है वह शिकंजे में रहता है। तो इस तरीके से जब भी इस तरह के स्टेटमेंट है, ये ऐसे स्टेटमेंट तो है नहीं जो हमने और आपने बोला और हमारे तक बात खत्म हो गई। ये वो स्टेटमेंट है जो कि हमारे संवैधानिक प्रमुख पद पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं। तो चाहे उपराष्ट्रपति का स्टेटमेंट हो कॉलेजियम पद्धति को लेकर, या फिर जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनका स्टेटमेंट हो मूल संरचना को लेकर। तो हाल ही में इन्होंने ये कहा कि हमारे संविधान की जो मूल संरचना है चमकीले सितारे की तरह है जो मार्गदर्शन करती है और संविधान के व्याख्याता और कार्यान्वयनकर्ताओं को एक दिशा देती है जब आगे बढ़ने का जो रास्ता है वह जटिल हो जाता है। देखो, समय समय पर हुआ क्या, समय समय पर संविधान में जब संशोधन किए गए, संविधान की जब व्याख्याएं की गई, तो उसके अंतर्गत कभी फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, कभी डीपीएसपी को लागू करने के लिए, नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी कोई प्रतिबंध लगाया गया। तो इस तरीके से कई संशोधन ऐसे हुए। तो एक प्रश्न उठ गया, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, महज एक वर्ष के बाद 1951 में ही ऐसा पहला मामला सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो निर्देश है वह देने पड़े। संविधान की व्याख्याओं के लिए समय समय पर मूल संरचना, मूल अवधारणा, बुनियादी सिद्धांत का बेसिक स्ट्रक्चर का जो उपयोग है वह किया जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, करंट अफेयर में क्या इसके बारे में बोला गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, इन सभी पर हम बात करेंगे। सो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात हम यहीं से शुरू करेंगे कि आखिर इसका जो विकास है वह कैसे हुआ। तो मूल संरचना का उद्भव, बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है फ्रेंड्स, कि आखिर इसका जो उद्भव है वो कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ। इसमें हम शुरू करेंगे आर्टिकल 368 से अपनी बात को। जो आर्टिकल 368 है, अनुच्छेद 368 है, यहाँ से अपनी बात को शुरू करेंगे और इसके बाद फिर हम देखेंगे 368 के बाद
इसमें आर्टिकल 13 भी बार बार आएगा, क्यों आएगा इसको भी समझेंगे। ठीक है, इसमें कुछ केसेस की हम बात करेंगे, जैसे कि इसमें केसेस कौन कौन से आएंगे, चाहे हम शंकरी प्रसाद वाद की बात करें। ठीक है, केसेस केशवानंद मामला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मामला है, 1973 गोलकनाथ मामला, इंदिरा गांधी नेहरू मामला। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, ये सारी जो व्याख्याएं हैं, ठीक है, इसको हम देखें। इसके अलावा आखिर मूल संरचना है क्या, और जो मूल संरचना है इसमें क्या क्या शामिल है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो परिभाषित है। क्या मूल संरचना का जो सिद्धांत है इसको डिफाइन किया गया है? क्या मूल संरचना का जो सिद्धांत है ये परिभाषित है या फिर परिभाषित नहीं है? अगर इसकी परिभाषा दी गई या फिर इसमें जिस जिस प्रावधान को शामिल किया गया, वो जो प्रावधान है वो कब शामिल किए गए। ठीक है, इन सभी बातों को हम इसमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं मूल संरचना के उद्भव या इवोल्यूशन से। पहले एक थोड़ा सा स्टेटमेंट एनसीईआरटी का पढ़ते। एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ कहता है, जरा सुनो। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आप यह बात पहले से जानते हैं कि इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया और इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्न योगदान दिया। मैं अभी हाल ही में, आप सभी को पता होगा कि मुखर्जी नगर में भी आपका सेंटर स्टार्ट हो चुका है, वहां पे मैं वीकली करंट अफेयर की क्लास ले रही थी संडे को। कल मैंने वो जब क्लास ली तब मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें या फिर बुनियाद ये मूल ढांचे की बात करेंगे, ये मामला किस केस में आया, मतलब ये जो निर्णय है वह किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उस स्टूडेंट ने मेनका गांधीवाद कहा या फिर वह इंदिरा गांधी नेहरू मामले की बात कर रहा था, है ना। तो आखिर वो उसका आंसर नहीं होगा, केशवानंद भारती केस जो है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय जो है वह बड़ा महत्वपूर्ण था कि संविधान की कुछ ऐसी मूल अवधारणाएं हैं। अब देखो इसमें ये कहता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखो ये जो पिलर्स है ना बच्चों, ये जो पिलर्स हैं ये कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते, है ना। तो देखो ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगर हम बात करें कि जो बुनियादी संरचना है, बुनियादी संरचना का सिद्धांत। ठीक है, बुनियादी संरचना का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, संविधान की कुछ ऐसी मूल विशेषताएं हैं जिन्हें बदला नहीं जा, क्योंकि अगर उनको बदल दिया गया, कुछ बुनियादी बातों को बदल दिया गया, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे संविधान की जो मूल विशेषता की हम बात करें उस पर नकारात्मक प्रभाव आएगा। तो बुनियादी संरचना में क्या कहा गया है, बुनियादी संरचना में संविधान की कुछ मूल विशेषताओं की बात की गई है, संविधान की मूल विशेषताओं। अब इस विशेषताओं में कई तरह की विशेषताएं शामिल हैं, कई मूल विशेषताएं शामिल हैं, कई मूल विशेषताएं शामिल हैं। ठीक है, जिनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, जिसको बदल नहीं सकती। ठीक है, इन्हें बदल नहीं सकती। तो यहां पर हम देखेंगे कि बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत है ये कहां से शुरू हो रहा है, 368 से, और यहाँ पर जो इसके विकास की बात है वो 368 से शुरू हो। ठीक है, तो कौन सा है, आर्टिकल 360। आर्टिकल 368 क्या कहता है कि जो प्रक्रिया दी गई है 368 में, इसके तहत जो संसद है उसके पास संविधान को संशोधन करने की शक्ति है। बस यहीं से मामला शुरू, संसद या संसद के द्वारा संविधान, संसद के द्वारा संविधान
तो इसमें जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के अनुसार जो संसद है वह उसके पास यह पावर है कि वह संविधान के किसी प्रावधान को बदल दे। उसे ही संविधान में संशोधन कहा गया। आर्टिकल 368 इस तरह की दो प्रक्रियाओं की बात करता है, जैसे कि एक तो संसद का विशेष बहुमत और दूसरा संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे से जो अधिक राज्य है उनका साधारण बहुमत या उनकी कंसेंट। तो आर्टिकल 368 क्या कह रहा है कि संसद के पास यह शक्ति है। मुद्दा यही से शुरू हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ ऐसी मूल विशेषताएं या हमारे पिलर्स हैं संविधान के जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अब देखो वो मूल पिलर्स जो हैं वह क्या हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये मूल पिलर्स जो हैं जैसे कि लोकतंत्र। अब संविधान ये नहीं संशोधन करके संसद ये नहीं कह सकती कि नहीं हम तो राजतंत्र monarchy लेके आएंगे, आप इसको नहीं बदल सकते है ना। आप यूनिवर्सल एडल्ट जो सफ्रेज है इसको नहीं बदल सकते, आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को नहीं बदल सकते, ठीक है। आप जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म, आप इसको नहीं बदल सकते। आप फंडामेंटल राइट्स जो है इसको खत्म नहीं कर सकते, आप डीपीएसपी को नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी आप जो संघवाद है इसको नहीं खत्म कर सकते। आप भारतीय अगर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता है आप उसको नहीं खत्म कर सकते। तो ये क्या है कि दैट इज द पिलर, है ना। ये क्या है, ऐसे पिलर्स हैं, ऐसी नींव है जिसपे हमारा जो संविधान है वह टिका हुआ है। तो बुनियादी संरचना का सिद्धांत ये कहता है कि ऐसी विशेषताओं को जो संसद है वह नहीं बदल सकती। अब देखो यूपीएससी ने एक प्रश्न क्या पूछा कि इसे जो है वह संविधान में परिभाषित किया गया है। मूल संरचना या मूल विशेषताओं को, मूल संरचना को संविधान में परिभाषित किया गया है, ये पूछा था। याद रखना कि मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है, परिभाषित नहीं किया गया है, याद रखिए। अब अगला प्रश्न ये आता है तो फिर बुनियादी संरचना में क्या क्या बातें शामिल हैं और किसने इसे परिभाषित किया। तो देखो इसे जो परिभाषित किया समय समय पर, समय समय पर जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, है ना, अपने जो निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों में बताया गया या शामिल किया गया। इसके तहत ऐसा नहीं है कि अभी तक मूल संरचना को पूर्ण परिभाषित तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहीं किया, बस समय समय पर कुछ चीजों को शामिल कर दिया। जैसे कि इंदिरा नेहरू गांधी जो मामला था, इस मामले में कहा कि व्यक्तियों का नहीं बल्कि कानून का राज होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको शामिल किया कि व्यक्तियों का नहीं। क्योंकि इंदिरा गांधी काल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बेसिकली एक तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाह की तरह उनको देखा जाने लगा था। चाहे 1975 का इमरजेंसी इम्पोज करना हो, 1975 का जो आपातकाल था, बेसिकली कहा जाता है कि उसका जो आधार है वह गलत था। और आधार गलत था, अगर आपातकाल का अगर आधार ही गलत था तो आपातकाल में जो डिसीजन लिए गए, 42वां संविधान संशोधन जिसके तहत न्यायपालिका या न्यायिक समीक्षा जो है उसको बेसिकली कुछ के लिए, कुछ अधिकारों के लिए, कुछ निर्णयों के लिए सीमित कर दिया कि इनकी समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या था कि इंदिरा गांधी जी का जो काल था उसके तहत कई बार इस तरह का संशोधन जो है वह संविधान में करना चाहा। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा क्या किया गया कि समय समय पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में कुछ कुछ जो चीजें हैं उसको शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। अब इसमें हम तीन चार मुख्य मुख्य जो बात है उसको पढ़ने की, कितना क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, मेंस 2009। क्वेश्चन कहता है संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित है, संसद की शक्ति सीमित और इसे पूर्ण शक्ति के रूप में नहीं बदला जा सकता। इस कथन के आलोक में बताएं क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार करके संविधान की मूल संरचना
क्या कहा गया कि क्या अगर संविधान 368 के तहत संसद संशोधन शक्ति का विस्तार करके मूल संरचना को क्या नष्ट कर सकता है। इसमें केशवानंद भारती मामला अगर आपने पढ़ा है, बहुत इजीली आप इसका जो आंसर है वह कर सकते थे। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं। देखो, उद्भव से हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो इसका उद्भव है वह कहाँ से हुआ, फिर केशवानंद भारती जो है उस पर आएंगे। ठीक है, तो याद रखना कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा क्या कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम मूल संरचना का उद्भव या मूल संरचना का विकास देखें, ठीक है, मूल संरचना का उद्भव या मूल संरचना का विकास, हाँ, का विकास। फर्स्ट पॉइंट इसमें शुरू होगा आर्टिकल 3। ठीक है, तो आर्टिकल 368 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 कहता है कि संसद के पास, पार्लियामेंट जो है तो हमारे देश की सर्वोच्च विधायिका है, संसद के पास संविधान को संशोधन करने की शक्ति है। लेकिन 368 की जो प्रक्रिया है उसके तहत ना, तो संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन इसमें एक इफ बट है। लेकिन लेकिन वह मूल विशेषताओं को या मूल संरचना को नहीं बदल, लेकिन वह मूल संरचना को नहीं। इसका मतलब क्या है कि संविधान की जो संशोधन करने की शक्ति है वह सीमित कहां पर है? वह सीमित है, ये इसका अंतिम सत्य होगा, क्लास का भी अंतिम सत्य यही होगा कि मूल संरचना को नहीं बदल सकती। ठीक है, सो ये मामला देखो शुरू होता है, मैं कुछ मामले आपको बताती हूँ। एक मामला है आपका शंकरी प्रसाद मामला। शंकरी प्रसाद मामला, ये मामला कब शुरू हुआ जानते हो? संविधान जब हमारा लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, उसके महज एक वर्ष के बाद ही इस तरह के जो मामले हैं और जो प्रश्न हैं वह आने लगे थे। 1951 की बात है और इसमें यह कहा गया, शंकरी प्रसाद मामला ये 1950, इसमें यह कहा गया कि संसद क्या कर रही थी, संपत्ति के अधिकार में कटौती करने लगी। संपत्ति के, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद है ना, और जो हमने संविधान आजाद देश के लिए अपनाया, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मौलिक अधिकार थे। और बाद में संपत्ति के अधिकार को फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया। मुद्दा तो 1951 से ही शुरू हो गया था। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो संसद संपत्ति के अधिकार में कटौती कर रही थी, जैसे उस वक्त जब देश आजाद हुआ बहुत सारी ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जैसे कि जमींदारी, और उसमें क्या है कि भूमि का समान वितरण, भूमि सुधार, इस तरह की जो चीजें थी वह बहुत जरूरी थी समाज के लिए। तो संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार में जो कटौती की गई, इसकी वैधता को चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद मामले में। संपत्ति के अधिकार में कटौती की जो वैधता है, ठीक है, इसको चैलेंज किया गया, वैधता को चुनौती दी गई। और इसमें यह कहा गया, ठीक है, कि इस मामले में ये कहा कि जो संसद है, संसद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वह फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। केवल एफआर लिख दूं, समझ जाओगे। संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती, ठीक है, संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, ऐसा शंकरी प्रसाद मामले में माना गया।
अब देखो इसमें जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार वाले में हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगी उसे शून्य घोषित किया जाएगा। न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो भी आर्टिकल 13 से इमर्ज होता है ना। तो आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत केवल सामान्य विधि आएंगी, मतलब अगर सामान्य विधि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन को विधि नहीं माना, संविधान संशोधन है, वो विधि नहीं है, वो लॉ नहीं है, और अगर वो लॉ नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। ध्यान ध्यान से सुने इस बात को। देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी जो विधि है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगी ये शून्य हो जाएगी। अगर ये उल्लंघन करेगी तो ये शून्य घोषित हो। तो इसमें कहा कि अरे विधि तो है नहीं, ये तो संविधान संशोधन है, वही बात हो गई ना, विधि तो है नहीं, ये तो संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन शब्द जो है विधि के अंतर्गत ही नहीं आता। क्या कहा गया इस मामले में कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत, आर्टिकल 13 के अंतर्गत सामान्य विधि शामिल है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत सामान्य विधि शामिल है, इसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो विधि को शून्य घोषित किया जाएगा अगर वह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है, पर विधि शब्द में संविधान संशोधन शब्द शामिल नहीं है। और अगर विधि में संविधान संशोधन शब्द जो है अगर वह शामिल नहीं है, तब ऐसे में क्या होगा कि इसको हम शून्य नहीं घोषित कर पाएंगे। और अगर शून्य नहीं घोषित कर पाएंगे इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन जो है वह संसद कर सकती है ना। फंडामेंटल राइट चूंकि आर्टिकल 13 है ना, वही बात हो गई ना, मिक्स हो गई ये बात, आ गया समझ में। तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत सामान्य विधि शामिल है और इसमें संविधान संशोधन नहीं आएगा। संविधान संशोधन क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्या शंकरी प्रसाद मामले में, देखो स्टेटमेंट कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या शंकरी प्रसाद मामले में, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ है ना, हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे, क्या शंकरी प्रसाद मामले में, शंकरी प्रसाद वाद में आर्टिकल 13 में आर्टिकल 368 आएगा। 368 मतलब संविधान संशोधन। मैं आपसे पूछूं हाँ या ना तो क्या कहेंगे, आर्टिकल 13 में आर्टिकल 368 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तभी तो संसद के पास फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने की और इस तरह के संशोधन करने की शक्ति रहेगी। ठीक है, ये शंकरी प्रसाद मामला हो गया। अब देखो अगला मामला जो है वह सज्जन सिंह वाला आया था। ठीक है, ये एक मामला हो गया, हम बाकी मामले देखते हैं। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बेसिक स्ट्रक्चर में, अब आप परिचित हो गए आर्टिकल 368, आर्टिकल 13। पहला मामला हमने पढ़ा शंकरी प्रसाद मामला, शंकरी प्रसाद वाद। और शंकरी प्रसाद वाद क्या कह रहा था, शंकरी प्रसाद वाद कह रहा था कि आर्टिकल 13 में संविधान संशोधन नहीं आएगा। ठीक है, अब एक और मामला आया जिसे कि सज्जन सिंह मामला कहा गया। ठीक है, दूसरा मामला क्या आया, सज्जन सिंह, सज्जन थे ये बड़े, सज्जन सिंह मामला या वाद। ठीक है, अब देखो इसमें क्या डिसीजन लिया गया, सज्जन सिंह मामला, ठीक है, जो कि 1964 में आ गया और इसमें कहा कि 368 के तहत संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 में नहीं आएगा। इसमें भी सेम बात को कहा गया। तो ये जो बात है वह 1964 की बात है और इसमें कहा गया कि 368 के अंतर्गत 368 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाएंगे, 368 के तहत जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 में नहीं आएंगे।
क्या बात बराबर हो गई? क्या दोनों बातें सेम हो गई? शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह, चलो कुछ और बातें पढ़ते हैं अलग से। अब एक मामला आया जिसे कि गोलकनाथ मामला कहा। गोरखनाथ नहीं है, गोलकनाथ है, ठीक है, याद रखना, गोलकनाथ मामला। क्या वाद? अब देखो इस वाद में या केस में क्या किया गया, 1967 की बात। इस केस में कहा गया कि संसद जो है वह फंडामेंटल राइट में कटौती नहीं कर सकती और ना ही किसी अधिकार को वापस ले सकती। संसद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ना तो कटौती कर सकती है, अभी तक कर रही थी, अब नहीं कर सकती, ना तो कटौती कर सकती है, ठीक है, ना ही किसी अधिकार को वापस ले सकती, ना ही किसी फंडामेंटल राइट को वापस ले सकती। ना जरूर पढ़ लेना, किसी फंडामेंटल राइट को वापस नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब ये था कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत आर्टिकल 368 आएगा। आर्टिकल 13 के अंतर्गत, आर्टिकल 13 के अंतर्गत आर्टिकल 368 आएगा। मतलब क्योंकि आर्टिकल 360, आर्टिकल 13 कहता है विधि शब्द, है ना, और आर्टिकल 368 कहता है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन को अगर विधि माना जाएगा तो संविधान संशोधन को भी तो इस बात के लिए निरस्त किया जा सकता है कि यह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 13 अगर विधि कह रहा है, आर्टिकल 368 अगर संविधान संशोधन कह रहा है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर ये एक कानून है, संविधान संशोधन क्या है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये एक कानून है। जब तक ये कानून नहीं था, स्पेशल था, तब तक इसको रद्द नहीं किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही संविधान संशोधन विधि बन गया तब उसको रद्द किया जा सकता है। तो एक कानून है, और अगर संविधान संशोधन एक कानून है तो इसे क्या किया जा सकता है, इसको, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपने सीसेट वगैरह पढ़ते हो क्या? सीसेट में क्या आपने कुछ इस तरह के सवाल हल किए हैं? जैसे कि आप सीसेट में देखते हैं सभी बिल्लियां जो है वह, ठीक है, सभी बिल्लियां जो है वह घोड़े हैं, या फिर जो सभी घोड़े हैं वह काले हैं या फिर सफेद हैं। तो कुछ इस तरीके के आप सवाल देखते हैं, ठीक है। अब देखो कि मान लो इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई जो विधि है, समझना इस बात को, ये आर्टिकल 13 है ना, जो विधि है, ये विधि है, अगर ये विधि जो है वह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती, फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन करेगी, मान लो इस मात्रा में कर रही है, तो ये जो विधि है वह शून्य घोषित, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि अगर देखो, अब 368 की बात होगी, अगर 368 यहां पर है, अलग से है, अगर 368 संविधान संशोधन अलग से है, तब ये विधि में ही नहीं आएगा, तो इसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि जो ये 368 है ये यहाँ पे अंदर आ जाएगा, अब देखो 368 को यहाँ रख दो, अगर 368 संविधान संशोधन को हमने यहाँ रख दिया, तब क्या इसको शून्य घोषित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आया ये बात समझ में? नहीं आया? ये बात समझ में आया हो अगर तो एक बार बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना बच्चों। ऑफलाइन में तो बच्चे पढ़ाने ही नहीं देते, इतना ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। ऑफलाइन में तो बच्चे ऐसे कि मैं सोचती हूँ कि कम से कम मैं इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि इतने सारे बच्चों के कमेंट्स एंड क्वेरीज होती है, उन्हें लगता है कि आज ही सारा पूछ लेंगे हम। तो उनमें क्या होता है कि फिर हर एक बच्चे का डाउट लो, उनसे पूछो, उन्हें समझाओ, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम जो टॉपिक्स है वो जल्दी से फिनिश नहीं कर पाते। ऑनलाइन में ये सुविधा रहती है कि हम अपने अकॉर्डिंगली पढ़ा देते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, मैं एक बार और आप सभी को बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप फिर से आर्टिकल 13 को समझ लो। तो आर्टिकल जो 13 है, ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि ऐसी विधियां
विधि जो है वह शून्य होगी जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे। ठीक है, और आर्टिकल 368 क्या कह रहा है? सारे मामले इसी पर बेस है। आर्टिकल 368 कह रहा है कि जो संसद है वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो अब हमने इसको कैसे समझा कि अगर विधि जो है, ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट है, अगर देखो इस मात्रा में ये इसका वॉयलेशन करेगी, तो जिस मात्रा में उल्लंघन करेगी उस मात्रा में ये शून्य होगा, अप्रभावी होगा। यहां से भी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों, यहां से भी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर इसका कितना जो पार्ट है वह अप्रभावी होगा, क्या पूरी विधि शून्य घोषित हो जाएगी या फंडामेंटल राइट जो है वह अप्रभावी हो जाएगा, जितना जो विधि है उसको ले रही है, या फिर ये वाला जो हिस्सा है जिस मात्रा में ये जो विधि है वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगी, उस मात्रा में क्या होगा, ये वाली जो लाइन है वह मिट जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है इसको परिवर्तन नहीं कर सकती अगर विधि है तो। ठीक है, अब वही हमने समझा कि मान लो जो 368 है वो इसका अलग से गोला यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये है 368 आर्टिकल। जब तक ये आर्टिकल अलग है, जैसे कि ये आर्टिकल किस किस में इस तरह से दूर था, अलग कैसे था आर्टिकल 368, तो यहाँ पर ये कहा गया था कि शंकरी प्रसाद मामला और सज्जन सिंह मामला, इन दोनों मामलों में ये कहा गया कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आएगा। तो आर्टिकल 368 शंकरी प्रसाद मामला और सज्जन सिंह मामला, और सज्जन है ना मामला, इन दोनों में क्या कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है वो अलग है, इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसका हिस्सा नहीं है। आगे हम देखेंगे कि जो हमने इसके बाद गोलकनाथ मामले की बात की। ठीक है, गोलकनाथ मामला ये कहता है कि आर्टिकल 368 विधि का हिस्सा है। यहाँ पे किसने रख दिया? गोलकनाथ ने रख दिया। गोलकनाथ वाद, ठीक है, इसमें 368 को यहाँ रख दिया, और अगर ये विधि है तो इसको भी शून्य घोषित किया जा सकता है, या फिर इसको भी शून्य दी जा सकती है। आप समझ गए इस बात को? अब आगे चले, चलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और मामले हैं, फिर केशवानंद मामले को समझेंगे। तो हमने यहाँ पर गोलकनाथ जो मामला है इसकी भी हमने बच्चों जो चर्चा है वह कर ली। ठीक है, 1967 में, जिसमें कि ये कहा गया कि संविधान संशोधन जो है वह आर्टिकल 13 के अंतर्गत एक कानून है, और अगर ये कानून है तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन संविधान संशोधन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब विधि के अंतर्गत आ गया। अब हम आएंगे केशवानंद भारतीवाद, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला। ठीक है, केशवानंद थे कौन? देखो, मूल ढांचे की जो अवधारणा है, ठीक है, यहाँ पर क्या, केशवानंद भारती बनाम केरला, जो 1973 में ऐतिहासिक निर्णय हुआ, और इसमें यह कहा गया कि असीमित जो संसदीय संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता पर अंकुश लगाया जाए और संविधान की मूल पहचान को मान्यता देकर एक नई व्याख्या शुरू हुई, जिसे किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। इसमें यह कहा गया कि जो मूल विशेषताएं हैं या मूल मान्यता है या मूल ढांचा है, मूल मान्यता या फिर मूल ढांचा है ना, तो मूल ढांचे से जो भी चीज जो है वह इसके अंतर्गत होगी, इसके अंदर प्रोटेक्टेड होगी, उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन इस गोले के बाहर है, संविधान संशोधन इसके अंतर्गत नहीं है। इसमें बेसिकली इस बात को कहा गया। अब देखो, तो इसमें 1973 में क्या किया गया था? इसमें यह निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें यह निर्णय दिया गया था कि जो संसद है वह फंडामेंटल राइट को, संसद फंडामेंटल राइट को ना तो सीमित कर सकती है, ना तो सीमित कर सकती है, ना वापस ले सकती, ना सीमित कर सकती है और ना
वापस ले सकती है और इससे जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का। इससे जन्म किसका हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे के सिद्धांत का जन्म हुआ। ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि संसद के पास संविधान संशोधन के द्वारा संसद के पास संविधान को संशोधन करने की शक्ति है ना, 368 ऐसा कहता है। लेकिन इसमें यह कहा गया कि संसद के पास संविधान संशोधन के द्वारा मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं है। मूल संरचना को बदलने की शक्ति, मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं है। आया समझ में? तो इसमें क्या किया गया, जो मान्यताएं थी उन कुछ मान्यताओं को यहाँ पर प्रोटेक्टेड किया गया और यहाँ पर संसद की जो शक्ति है वह सीमित कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जैसे कि आप ये देखें कि मान लीजिए, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अब तक वैसे तो मिल ही गया होगा। ठीक है, मान लो ये हमारा पूरा संविधान है, ये इतना एरिया जो है वह पूरा संविधान का हो गया। ठीक है, और संविधान में बच्चों ये वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा मूल संरचना। ये है संविधान। ठीक है, ये संविधान है और ये संसद है, यहाँ पर संसद। तो संसद के पास क्या है, संविधान संशोधन के द्वारा वह इस हिस्से को बदल सकती है। यहाँ पे वह क्या कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन इस क्षेत्र में लागू नहीं हो। ठीक है, याद रखना कि संविधान संशोधन मूल संरचना में जब बात आएगी तो यहाँ पर संसद की जो शक्ति है वह क्या है, सीमित है, इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगा, है ना। यहाँ पर संशोधन की शक्ति जो है वह सीमित है। एक और बात आती है, केशवानंद भारतीवाद में क्या किया गया था, तो संसद की जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति उसको सीमित किया गया। सीमित कैसे किया गया, से अनलिमिटेड क्या होता है, कुछ भी कर लो वो अनलिमिटेड है, कहीं भी संशोधन कर लो वो अनलिमिटेड होता, लेकिन चूंकि कुछ चीजों को प्रोटेक्टेड कर दिया, जैसे कि इसके अंतर्गत, और अगर यहाँ प्रोटेक्टेड कर दिया तो मतलब क्या है कि ये जो शक्ति है वह कैसी है, सीमित है, क्योंकि आप इसे टच नहीं कर सकते, है ना, इसे आप टच नहीं कर सकते। ये बात हो गई केशवानंद मामला की। अब चलो एक और मामला देखते हैं बच्चों, और ये हम देखेंगे जरा एक क्वेश्चन। केशवानंद भारतीवाद 1973 में विचार करते हुए असत्य जो कथन है, इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथवाद में दिए गए निर्णय के विरुद्ध किया और 24वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद के पास किसी मूल अधिकार को कम करने या आहरित करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो गोलकनाथ के जो निर्णय है उसके विरुद्ध दिया था। चलिए, इसके साथ ही संविधान का मूल ढांचा या मूल विशेषताओं का एक नया सिद्धांत दिया। तो मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ से आया, मूल ढांचा या मूल विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि ऑफलाइन क्लास में करंट अफेयर जब मैं पढ़ा रही थी तब एक स्टूडेंट ने आंसर दिया कि मेनका गांधीवाद था। आर्टिकल 21 अगर आप जीने के अधिकार की बात करेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेंगे, वहां पर मेनका गांधी का मामला था, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि मूल ढांचा या मूल विशेषताओं का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत। इसने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संवैधानिक शक्ति इसे संविधान के मूल ढांचे में हस्तक्षेप करने या इसको बदलने में सक्षम नहीं बनाती है। बिल्कुल सही बात। इसका अभिप्राय यह है कि संसद किसी भी ऐसे मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती या आहरित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे का अंग नहीं है, जो संविधान के मूल ढांचे का अंग नहीं है। अगर मूल ढांचे का अंग नहीं है तब तो संसद मौलिक अधिकार को या फिर उस बात को कम कर सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अंग नहीं है। अरे भाई, अगर मौलिक अधिकार मूल ढांचे का अंग अगर है तो कम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मूल ढांचे का अंग नहीं है तब तो संशोधन कर ही सकती है। तो यहाँ पर ये जो नहीं शब्द है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड और जो थर्ड है स्टेटमेंट, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है,
आया समझ में? तो यहाँ पर मूल ढांचा हो गया। इंदिरा नेहरू वाद की जरा हम बात करें, ठीक है। शंकरी प्रसाद निर्णय, कौन कौन से निर्णय हो गए हमारे? शंकरी प्रसाद निर्णय, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य मामला, और अब इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जो वाद है हम इसको पढ़ते हैं। देखो इस वाद में बेसिकली क्या हुआ था, ये मामला 1975 का है, 1975 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था वह सुनो। यहां पर यह कहा गया था कि जो 39 संविधान संशोधन था, संसद ने किया था 39 संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, इसके प्रावधान को रद्द कर के प्रावधान को रद्द कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान था जिसे रद्द किया गया था? वो प्रावधान ये था कि पीएम और लोकसभा अध्यक्ष जो है उनके चुनावी विवाद, मतलब चुनाव से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद है, तो उसे जो सुप्रीम कोर्ट है वह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। तो अब चूंकि न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, उसको सीमित करने का प्रयास था, है ना। न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि कोई लेजिस्लेटिव, विधायिका या कार्यपालिका या प्रशासनिक कोई ऐसा कार्य अगर किया गया है जो कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है ना, जो कि संविधान की या मूल संविधान के अवधारणा के विपरीत है, उस पर बेसिकली जो समीक्षा है वह न्यायपालिका कर सकती है, उसको चेक कर सकती है कि क्या ये संवैधानिक है या नहीं है। तो 39 संविधान संशोधन के प्रावधान को रद्द कर दिया, और ये प्रावधान था जिसमें पीएम व प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर व लोकसभा अध्यक्ष, पीएम व लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, क्षेत्राधिकार से बाहर किया, है ना। तो बेसिकली क्या किया गया था, इसमें इस प्रावधान को रद्द घोषित कर दिया था, क्योंकि ये जो प्रावधान था तो इंदिरा गांधी नेहरू बनाम राजनारायण बाद में क्या किया गया था, है ना। इसमें याद रखना कि न्यायिक, ये जो बेसिकली बात था, या 39 जो संविधान संशोधन था वो न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर रहा था, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर रहा था, और इस वजह से उसको रद्द किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, दूसरी बात जो इसमें शामिल है कि इंदिरा गांधी नेहरू, अगर हम बात करें इसमें, देखो मूल संरचना के सिद्धांत की, अब देखो इसकी प्रतिक्रिया में जो है वह आखिर क्या हुआ, एक प्रतिक्रिया भी देख लो पहले, कि जब मूल संरचना का जो सिद्धांत है वह केशवानंद भारतीवाद में दिया गया, तो यहाँ पर संसद के द्वारा क्या किया गया उसको भी समझो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। किस सिद्धांत में, किस वाद में? तो केशवानंद। तो मूल संरचना, ठीक है। अब देखो संसद कुछ ना कुछ तो करेगी, इसकी प्रतिक्रिया हुई, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस तरफ था, यहाँ पर कौन है? पार्लियामेंट है, संसद ने क्या किया, एक संविधान संशोधन लेकर आए, 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया, 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया, ठीक है। 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये इसके बदले में पारित किया, और इसमें यह कहा गया कि 368 के तहत आर्टिकल 368, देखो बार बार आ रहा है इसमें आर्टिकल 368, क्योंकि उसी को बीच में रखकर मौलिक जो मूल संरचना का बेसिकली सिद्धांत ही यही है ना, कि 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत या 368 के
अनुच्छेद के अंतर्गत जो शक्ति है संसद की वह सीमित है, यही तो कहा जा रहा है, इसलिए बार बार वो आ रहा है। तो संसद ने यहाँ पर क्या कहा कि 42वां संविधान संशोधन जो है वह पारित किया और इसमें एक प्रावधान किया। इसमें प्रावधान ये किया गया, संसद ने प्रतिक्रिया में, किसकी प्रतिक्रिया में, मूल संरचना की प्रतिक्रिया में, इसमें यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन की शक्ति है, संशोधन की शक्ति, संशोधन की जो शक्ति है वह कैसी है, वो सीमित है, अनलिमिटेड है, वो असीमित है, ठीक है, इसकी सीमा नहीं है, ये कहा गया। और इसमें साथ ही ये प्रावधान भी कर दिया कि जो संविधान संशोधन होंगे, आप सामान्य विधि को चैलेंज करो, जो विधि सामान्य विधि है उसको आप चैलेंज करो इस आधार पर कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है। लेकिन संविधान संशोधन चूंकि विधि नहीं है, संविधान संशोधन चूंकि विधि नहीं है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो पावर है वो विधि नहीं है और इसलिए उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि संविधान संशोधन, ध्यान रखना, संविधान संशोधन, ठीक है, को न्यायालय में, संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वह विधि, चाहे वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना हो, चाहे वह फंडामेंटल राइट का, मतलब जो संविधान संशोधन अधिनियम है, अगर वो फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन करेगा तो आप उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। तो संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, चाहे वह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ही क्यों ना हो, उल्लंघन ही क्यों ना करे, ठीक है, क्लियर। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट शांत बैठ जाता क्या कि नहीं भाई संसद है कुछ भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट को भी तो रिप्लाई करना था। अब देखो, अब यहां पर आ गया भाई, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, तो अब जो न्यायालय है, न्यायालय ने एक और बात पेश की, कहा गया मिनर्वा मिल का मामला, ठीक है, क्लियर। तो बेसिक स्ट्रक्चर की प्रतिक्रिया में 42वां संविधान संशोधन संसद लेकर आया जिसमें ये प्रावधान किए। अब न्यायपालिका क्या कर रही है, मिनर्वा मिल मामला लेकर आ रही है, कब, 1980, 1980 में। और इसमें इस पूरे जो ये आपको दिख रहा है, ये जो प्रावधान है, इनको अमान्य, इनको अवैध घोषित कर दिया गया। तो याद रखना कि इसमें इस प्रावधान को, इस प्रावधान को अमान्य, अवैध घोषित किया, अमान्य और अवैध घोषित कर दिया, ठीक है, क्लियर है। और इसमें यह कहा गया कि संसद संशोधन की जो शक्ति है, संसद संशोधन की शक्ति को निरंकुशता तक नहीं बढ़ा सकती, मतलब उसकी लिमिट, संसद संशोधन की शक्ति को निरंकुशता तक नहीं बढ़ा सकती, निरंकुशता तक नहीं बढ़ा। यहां पे क्या कहा जा रहा था, संसद की शक्ति असीमित है, ऐसा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया। और इसमें आगे ये कहा गया कि संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं, आप बार बार सोच रहे हो मूल विशेषताएं, मैम एक बार लिस्ट बता दो, बस वो बता ही रही हूँ। संसद मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं
संसद मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर है। एक और मामला आया था जिसको वामन राव मामला कहा गया। जितना छोटा सज्जन सिंह मामला था ना, उतना ही छोटा है ये भी। इसके बाद एक और मामला आया जिससे कि क्या कहा गया, वामन राव, वामन राव मामला। ठीक है, ये मामला 1980 में आया और इस मामले में पुष्टि की गई मिनर्वा मिल मामले की। ठीक है, इसको अवैध घोषित किया, ध्यान रखा किसको, इन प्रावधानों बात यहाँ। तो वामन राव मामला जो 1980 में आया, इसने क्या किया कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है इसे अपनाया। मूल संरचना के सिद्धांत को, ठीक है, अपनाया या जोर आया समझ में। ये पूरा मामला क्या था, सारे वाद देखो, ये ज्यादातर क्या होता है बच्चों की, इस तरह के जो मामले या इस तरह के जो वाद है वो हमें टफ लगते हैं, है ना, टफ लगते हैं क्योंकि हम उसके मूल बात को नहीं समझना चाहते। जैसे कि अगर हमने सीरियल से पढ़ लिया कि पहले यहाँ पर इस तरह का प्रोविजन हुआ, इसकी प्रतिक्रिया कहाँ हो रही, पहले न्यायालय ने मूल संरचना दी केशवानंद ने, उसकी प्रतिक्रिया यहाँ होती है, इसकी प्रतिक्रिया फिर मिनर्वा मिल में हो गई, मिनर्वा मिल की पुष्टि जो है वह वामन राव मामले ने भी कर दी। तो ये था मूल संरचना का सिद्धांत। हमने यहाँ पर इन सभी मामलों को पढ़ा, शंकर प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद, इंदिरा गांधी एंड मिनर्वा मिल मामला। आया समझ में। अब देखो पहले जो क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब एक और आपका पॉइंट बचा है। देखो समय समय पर क्या हुआ कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायालय ने अपने अलग अलग निर्णयों में की। जैसे कि मैं कुछ आपको निर्णय बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा नेहरू मामले की हम बात करें तो इसमें कहा न्यायिक समीक्षा, मतलब मूल ढांचे के तत्व में न्यायिक समीक्षा को शामिल किया। ठीक है, इसमें बेसिकली आओ मैं आपको एक बार और इसको समझा देती हूँ कुछ मेन पॉइंट्स को, ठीक है, कि आखिर कैसे कैसे जो चीजें हैं वह शामिल की गई, उसको एक बार समझो। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें शामिल किया गया, ये जो सारे इसके अंदर मैं विशेषताएं लिखूंगी ना, ये आपके मूल बातें होंगी, मूल ढांचे का भाग होगा। तो न्यायालय ने समय समय पर अपने निर्णयों के द्वारा व्याख्या की, उस व्याख्या को का अर्थ मैं आपको बता रही हूं। जैसे कि यहां पर मैं आपसे कहूंगी कि कानून का सरकार, कानून विधि का शासन है ना, विधि का शासन, कानून की सरकार लिख लो, कानून की सरकार और न्यायिक समीक्षा, कानून की सरकार और न्यायिक समीक्षा, ठीक है, इसे शामिल किया गया मूल ढांचे में। और ये निर्णय कौन सा था, नेहरू गांधी, नेहरू गांधी मामला। ठीक है, चलो अब देखो संविधान के संशोधन करने की शक्ति सीमित है। संसद की जो संशोधन की शक्ति है ये भी मूल ढांचे का भाग है। ठीक है, संशोधन की जो शक्ति है वह कैसी है, सीमित शक्ति। कैसी शक्ति है, सीमित शक्ति है। ठीक है, और ये किस बात में कहा गया, ये निर्णय था मिनर्वा मिल मामला। मिनर्वा मिल्स, ठीक है। अब देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका ये कुमार पदम मामला था। संप्रभु निष्पक्ष चुनाव, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था किहोतो होलोहन मामला से कि ये जो मामला है आखिर वह क्या है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इस मामले में किहोतो, अच्छा मामला हम बाहर लिख रहे थे है ना, किहोतो होलोहन मामला, ठीक है, किहोतो होलोहन मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दल बदल के रूप में भी ये चर्चित था, 1992 का है। स्वतंत्र निष्पक्ष जो चुनाव है उसको मूल संरचना में शामिल किया गया है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव,
स्वतंत्र निष्पक्ष जो चुनाव है इसे मूल संरचना। तो मूल ढांचे की ये सारी विशेषताएं, मतलब इन्हें संसद नहीं बनती और इन्हें न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर, आप देखो इस स्लाइड को समझ कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न निर्णयों में शामिल किया। विभिन्न जो निर्णय है, विभिन्न निर्णयों में इन विशेषताओं को शामिल किया। जैसे कि मिनर्वा मिल की बात करें तो इसमें संसद की संशोधन की शक्ति है, इसको मूल ढांचे का भाग बनाया गया। इंदिरा नेहरू गांधी मामले में कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा, इसको बनाया गया। तो केहोतो होलोहन मामला में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की बात की। तो जैसे कि अब हम केशवानंद भारतीवाद की बात कर लेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें। केशवानंद भारतीवाद की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं बच्चों वह जोड़ी गई थी, है ना। केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद मामला, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, मतलब ऐसा कोई भी संशोधन जो है वह संसद नहीं कर सकती कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वह इससे प्रभावित हो जाए, है ना। धर्मनिरपेक्ष, संघीय चरित्र, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, संघीय चरित्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीय चरित्र, संप्रभुता, ठीक है। इन सारी चीजों को केशवानंद मामले में शामिल किया गया। तो अलग अलग निर्णय होते रहे और इन अलग अलग निर्णयों में अलग अलग जो बातें हैं वह शामिल की गई, ठीक है। जैसे कि देखो लोकतंत्र को एसआर बोमई मामला था जिसमें अगेन लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, फिर से वही रिपीटेशन है कि इन मामलों में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि ये जो बातें हैं वो इसका एक मूल ढांचे का हिस्सा होगी। और मैं अब दिखाने जा रही हूँ आपको वो सारी विशेषताएं, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचे का भाग होगी। और ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो पॉइंट्स है, प्रावधान है, इसमें संसद जो है वह संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो मूल ढांचे को प्रभावित करते हो। और मूल ढांचे की विशेषताएं ये हैं: भारतीय राजनीति में सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्य प्रगति। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको भी नहीं चेंज कर सकती। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता, अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, इन सभी विशेषताओं को जो है वह अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब जैसे कि देखो 99वां संविधान संशोधन, मैंने आपको कई बार बताया 99वां संविधान संशोधन एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात कर रहा था। और इसमें इसके अंतर्गत कुछ ऐसे एक समिति बनाई गई थी जिससे कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह उन समिति के सदस्य करेंगे। और इस आयोग में क्या किया गया था कि ये कहा गया था कि जो विधायिका है उसकी भूमिका हो जाएगी और न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान का मूल ढांचा है। और इसलिए 99वें संविधान संशोधन 2014 में अधिनियम आया, 15 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया, कहा कि ये न्यायिक स्वतंत्रता का हनन करता है और इस आधार पर इसको असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, क्योंकि संसद किसी भी ऐसे प्रावधान को बदल नहीं सकती, सीमित नहीं कर सकती, वापस नहीं ले सकती जो कि मूल ढांचे का विषय है, मूल ढांचे का हिस्सा है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, मतलब संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो खुद क्या है, वो शक्ति खुद बेसिकली प्रोटेक्टेड है कि संसद इसे खत्म नहीं कर सकती, ठीक है। मौलिक अधिकार और आधारभूत सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का सिद्धांत। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि मूल ढांचे के सिद्धांतों में है वह समय समय पर शामिल किया गया। तो ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, भारत का संविधान इसकी संरचना को संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार और लोकतंत्र के संदर्भ में परिभाषित करता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मूल संरचना का विषय था ये कि क्या मूल संरचना में इन सबको शामिल किया गया।
भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने, उन आदर्श को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है जिस पर संविधान आधारित है। ठीक है, जिस पर जो संविधान है वह आधारित है। ये बेसिकली 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो एक और प्रश्न मैं आपको बताती हूँ मेंस का। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया जिसे संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया। और आपने एक मेंस का भी क्वेश्चन देख लिया जो कि यूपीएससी ने हाल ही में 2023 में पूछा। वो प्रश्न बेसिक स्ट्रक्चर से था बच्चों। वो क्वेश्चन कहाँ था? बेसिक स्ट्रक्चर से था। अब देखो, मैंने आपको, काफी बच्चों ने कहा कि मैम कुछ आंसर बताइए कि आप कैसे जो चीजें हैं वो हम उसमें शामिल कर सकते हैं। एक मैंने आपको एक फॉर्मेटिंग दी है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, बाकी कुछ मैं आपको बता देती हूँ। देखो, तो यहाँ पर शुरुआत कैसे करेंगे? केशवानंद भारती मामले की बात की गई है और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है, ठीक है, ये समय समय पे किस किस वाद में आया। तो यहाँ पर जो प्रमुख वाद है, सारे वादों की चर्चा नहीं करनी, क्योंकि अगर मान लो तो आपको वर्ड लिमिट्स में क्वेश्चन आते हैं। 150 वर्ड्स 10 मार्क्स का और 250 वर्ड्स 15 मार्क्स का। ठीक है, या तो 150 या तो 250। तो मूल संरचना में प्रमुख वादों की जो बात है वह की गई। तो आप बता सकते हैं कि समय समय पर चाहे शंकरी प्रसाद मामला हो, प्रमुख वादों की तो चर्चा करनी है। शंकरी प्रसाद की कर दो, एक बार गोलकनाथ की कर दो। ठीक है, केशवानंद की बात तो इसमें खुद की गई है, केशवानंद की कर दो। तो यहाँ पर इन वादों की चर्चा आप कर दो और बता दो कि इसमें महत्वपूर्ण निर्णय में से केशवानंद भारती मामला जो था, इसमें एक डिसीजन आया और इसमें ये एक डिसीजन दिया गया कि जो संसद है वह मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। संसद मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। कुछ पॉइंट्स लिख लो कि मूल ढांचे में जो है वह ये पॉइंट्स शामिल हैं। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स लिख दो कि ये जो पॉइंट्स है वह शामिल है। तो इसे संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। तो आप इसमें आर्टिकल 368 की बात जरूर करें कि केशवानंद भारती जो वाद है, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 50 साल बाद तक जो डिसीजन दिए गए, उन सभी डिसीजन में इसको एक बेसिक जो पॉइंट है वह माना गया कि जो भी चीजें, जो भी प्रावधान ऐसे हैं जो कि एक तरह से सुरक्षित है बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत, उसमें जो संसद है वह संशोधन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों की इसकी मतलब संविधान में संशोधन की जो व्याख्या है, कई सालों तक फिर इस डिसीजन ने प्रभावित किया उसे। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया गया। संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया। ठीक है, एक मैंने तरीका बता दिया। अब देखो, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामला दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर मामले की बात की कि गोलकनाथ मामले की बात की, और इसमें ये कहा गया कि संसद जो है वह फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। फिर देखो, हमने देखा कि एक आरसी कपूर बनाम भारत संघ मामला था, माधवराज सिंधिया मामला था। ठीक है, पंजाब गोलकनाथ, और इस तरह के जो निर्णय है उसमें कई इस तरह के इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है वह शामिल किए गए, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णयों को बदलने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण संशोधन जो है 24, 25, 26 और 29 जो है ये किए गए। इन सभी संशोधन और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती जो केरल राज्यवाद है, इसमें वाद में चुनौती दी गई, और असल में इस मामले को एंडीर मठ के जो प्रमुख स्वामी थे केशवानंद भारती, उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी और यहाँ पर 2 राज्य भूमि सुधार कानूनों से राहत की मांग की गई थी। अच्छा देखो, बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो केशवानंद थे वह एक मठाधीश हुआ करते थे, एक मठ के, है ना, एंडीर मठ के बेसिकली। तो जब केरल सरकार जो है भूमि सुधार कर रही थी तो मठ की भूमि अधिग्रहण कर ली। मठ की भूमि अधिग्रहण कर ली तो उसमें यह कहा गया कि अगर आपको आपके धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, अगर धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है तो भूमि रखने का भी अधिकार है। तो ऐसे में अधिग्रहण कैसे करेगी सरकार, है ना। तो यहाँ पर इस मामले को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को। तो
तत्कालीन सरकार और नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने के लिए भूमि सुधार किए गए थे 1970 में, ठीक है। और इसी के आधार पर जो चैलेंज है वह किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संविधान की मूल संरचना के ये पॉइंट दिए, जैसे कि संविधान के कुछ हिस्से इसमें अंतर्निहित और बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया। पहली बात कही गई इसमें कि जो अंतर्निहित हिस्से हैं उन्हें संशोधन नहीं किया जाएगा और संविधान की आधारभूत जो संरचना है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति असल की बात करें तो जर्मनी के संविधान से की, कहीं कहीं आपको ये फैक्ट चेंज भी मिल जाता है, कुछ आधारों पर जर्मनी की बात होती है, क्योंकि जर्मनी की बात करेंगे तो वहां पे क्या है कि 2/3 बहुमत के साथ ही संशोधन की शक्ति और वो बेसिकली बड़ी कठिन इसमें प्रोसेस जो है वह दी गई है और कुछ हिस्सों को संरक्षित कर दिया गया कि उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से संसद के द्वारा पारित सभी कानूनों को न्यायिक समीक्षा का आधार प्रस्तुत किया गया और बुनियादी संरचना क्या है, निरंतर विचार विमर्श का विषय रहा। इसको पूर्णतः परिभाषित तो अभी तक न्यायालय ने भी नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया, लेकिन कुछ विशेषताओं को मूल संरचना के रूप में निर्धारित कर दिया, जिसमें कि संघवाद है, पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्र है, मौलिक अधिकार है, न्यायिक समीक्षा है और इस सूची का निरंतर जो विस्तार है अलग अलग केसेस, अलग अलग वाद या निर्णयों में होता रहता है। तो केशवानंद जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इस संबंध में। आया समझ में? कर लोगे इस तरह से आंसर राइटिंग? चलो आओ एक बार मैं जल्दी से बताती हूँ कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। हमने संविधान की जो मूल संरचना है, मूल संरचना की बात हमने यहाँ पर की, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात। और ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का आप मंजू PW UPSC वाला सर्च कर लें फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है, क्लास के नोट्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आज की क्लास में हमने बात की मूल संरचना का उद्भव, आर्टिकल 368, आर्टिकल 13, मूल संरचना के तत्व परिभाषित, केशवानंद भारतीवाद 1973, गोलकनाथ मामला, इंदिरा गांधी नेहरू मामला, मिनर्वा मिल मामला, इन सभी वादों की हमने चर्चा की, ठीक है। हमने देखा कि हाल ही में DY चंद्रचूड़ के द्वारा क्या कहा गया कि मौलिक संरचना या मूल संरचना सिद्धांत एक चमकीला सितारा है और ये जो चमकीला सितारा है ये हमें संविधान की व्याख्या करने का मार्गदर्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल संरचना के विकास से आर्टिकल 368 से शुरू किया, क्योंकि आर्टिकल 368 ही वह है जिसके अंतर्गत जो संसद है उसके पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। लेकिन इसमें बस ये कहा गया कि संशोधन तो वह कर ले लेकिन मूल संरचना को ना बदले, ठीक है। जैसे कि शंकरी प्रसाद मामले में संपत्ति के अधिकार में कटौती की वैधता को चुनौती दी गई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संसद जो है वह फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। शंकरी प्रसाद मामला ये कहता है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आर्टिकल 13 अलग है और 368 जो है वह अलग है, ठीक है। आर्टिकल 13 अलग है और 368 जो है वह अलग है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि अगर कोई विधि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है तो वह शून्य है। अगर संविधान संशोधन को इस गोले के अंतर रख दिया तो ये भी विधि शून्य हो जाएगी। अगर हमने इस गोले को अलग से रखा है, सेपरेट अगर कर दिया कि 368 13 के अंतर्गत नहीं आएगा, तब डेफिनेटली इसको अवैध या शून्य वॉइड घोषित किया जाएगा। तो सज्जन सिंह मामला और शंकर प्रसाद बाद में इसको साइड कर दिया गया था, ठीक है। गोलकनाथ मामले में 368 को विधि के साथ रख दिया था। अगर संविधान संशोधन विधि है तब डेफिनेटली इसमें कटौती की जा सकती है, ठीक है। हमने इस बात को यहाँ पर समझा, समझ में आ गया आपको? गोलकनाथ मामला हमने देखा, शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, है ना, NCERT का एक पॉइंट था, इसको हमने देखा। बुनियादी संरचना मतलब ऐसे संविधान की हमारी ऐसी कुछ मूल विशेषताएं, कुछ मूल बातें जिस पर हमारा संविधान आधारित है, अगर हमने इसको बदला तो संविधान नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, ठीक है। तो संविधान की मूल विशेषता शामिल है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसकी शक्ति है और मूल संरचना को संविधान में परिभाषित नहीं किया, समय समय पर परिभाषित किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषित नहीं किया, बस कुछ निर्णयों को जो है वह उसमें शामिल कर लिया, ठीक है। मूल ढांचे की अवधारणा की हमने बात की कि जो मठ के जो मठाधीश थे उनके द्वारा जो केशवानंद भारती थे, है ना, इनके द्वारा जो याचिका दायर की गई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट ना तो सीमित कर सकते हैं ना ही वापस ले सकते हैं और संसद के पास संविधान संशोधन
के द्वारा मूल संरचना को वह नहीं बदल सकता। तो शंकर प्रसाद वाद, गोलकनाथ, केशवानंद, इंदिरा गांधी, नेहरू बनाम राजनारायण, मिनर्वा मिल मामला हमने देखा। बेसिक स्ट्रक्चर को हमने समझा कि 42वां संविधान संशोधन मूल संरचना की प्रतिक्रिया थी संसद की। 42वें संविधान संशोधन में न्यायिक समीक्षा को जहां सीमित किया गया, वहीं मिनर्वा मिल मामले में इसको ओपन कर दिया है ना, मिनर्वा मिल मामले में इसको ओपन कर दिया। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मूल ढांचे का हिस्सा होंगे। हमने देखा कि समय समय पर जैसे कि मिनर्वा मिल में संसद की संशोधन करने की शक्ति, इसको मूल ढांचे में शामिल कर दिया। तो मूल ढांचे के अंदर जो भी चीजें हैं उन सभी को अलग अलग निर्णयों के द्वारा शामिल किया। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पे एक पीवाईक्यू हमने देखा। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है इसको लिखने की कोशिश करना कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति है, देखो सरल प्रश्न था बच्चों, अगर आप इस बेसिक पॉइंट को समझ गए, बेसिक बात को समझ गए, बहुत सरल था कि संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित है, इसे पूर्ण शक्ति के रूप में विस्तारित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर बताया कि क्या संविधान का अनुच्छेद 368 अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार करके संविधान की मूल संरचना को नष्ट कर सकती है। आपके पास वैसे लिखने को बहुत कुछ है, पर कोशिश करो कि बेस्ट 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में अपनी बात को लिख सको, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, और लास्ट में हमने एक आंसर की क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग की। इससे आपको जो काफ़ी हेल्प है वह मिल जाएगी। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर लग रहा है कि नहीं कोई ऐसा पॉइंट है जो कि मिसिंग है या और समझाने की ज़रूरत है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उस पॉइंट को ले लेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।